तो राधे राधे श्याम श्याम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम इस सेशन में जो है इतिहास के उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या टीआरई 1, 2 और 3 और उसका री एग्ज़ाम हो। उन सभी से जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं वो हम सभी जो है इतिहास के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, रोलेट एक्ट हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सहयोग आंदोलन हो, मतलब इंडियन हिस्ट्री से जितने भी टॉपिक हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से या इंडियन नेशनल मूवमेंट से, हमने वो सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं और उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी सीरीज जो चल रही थी वो घटना चक्र की सीरीज थी और लगभग हमने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिए हैं। ज्योग्राफी जो हमने ख़त्म कर चुके हैं और हम अब उसकी जो है वो मैराथन चलाएंगे और 2-3 वीडियो में जो है वो घटना चक्र की सारी ज्योग्राफी जो है वो एक बार आपको रिपीट करवा देंगे। महा मैराथन लेंगे, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की क्लास होगी। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इतिहास के अलावा दोस्तों साइंस की भी क्लासेज और पॉलिटी और उसके अलावा ईवीएस की भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हमने अपने इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया हुआ है, तो आप सभी जो है उसको देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल की पीडीएफ के लिए आप हमारे वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे क्या करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे जो है आपको डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और ई बुक भी हमने प्रोवाइड करा के रखी है, तो आप वहाँ से जाके जो है वो पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने जो बिहार स्पेशल की बुक है वो दे दी है और हमारी जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो 2025 की टीआरई 4 और 5 के लिए जो बुक उन्होंने लॉन्च की थी वो भी हमने ई बुक के फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाल दी है। आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो एनसीईआरटी भी पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो पिछला जो हमारा सवाल था ये हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था, ठीक है, उसको इसने समाप्त कर दिया था। तो ये रहा हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसका जवाब। और चैनल आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे पूरी एनर्जी के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो सेशन को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को शेयर कर देंगे। तो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी एक विशेषताओं में कौन नहीं है। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन या प्रांतीय स्वायत्तता या 1935 के अधिनियम पर मूल्यांकन या भारत के संघ का प्रस्ताव। तो देखिए इसमें जो है मैंने आप सभी को बताया कि प्रांतीय स्वायत्तता थी और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन भी था और जो है भारत के संघ का प्रस्ताव भी था। लेकिन जो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, मतलब जब आया है अभी 1935 का अधिनियम तो उसका मूल्यांकन क्या करना। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, अभी 17वीं बीपीएससी में 2024 में पूछा गया है, तो ये सवाल जो है वो आपसे बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा और इसको ठीक से पढ़िएगा और आप जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ ये भी ठीक से पढ़ा करिए और पीडीएफ में भी पढ़ा करिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु 1935 के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। ठीक है, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन तो खत्म कर दिया गया लेकिन केंद्र में जो है वो द्वैध शासन लागू किया गया, तो ये याद रखिएगा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है, मतलब अभी जो जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं या हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो भारत का संविधान है वो भी जो है क्या है कि 1945 के अधिनियम पर ही आधारित है, 1935 के। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, मैं ये क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी में भी करा चुका हूँ।
आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 1946 को जो है 9 दिसंबर को जो है वो इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा ने जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है निर्विरोध जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया था। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, दिसंबर 1946, क्योंकि यहाँ डेट नहीं दी गई है आपको, नवंबर, दिसंबर और सितंबर आपसे अक्टूबर कह रहा है, तो दिसंबर जो है दिसंबर 1946 जो है वो सही हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान सवाल था, अगर हो सकता है डेट दे देता तो थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, तो ये जो सवाल है हमारा 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया सवाल है। और जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। और 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार इनमें से किस एक्ट के द्वारा जो है वो कॉर्नवालिस को मिल गया था। तो ये हमारा 1786 का एक्ट था, 1786 का एक्ट। कौन सा? 1786 का एक्ट। इसके द्वारा जो है इन्हें ये अधिकार मिल गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। और कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था और 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया। विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को जो है वो दे दिया गया था। किसके अनुसार? तो 1786 के एक्ट के अनुसार। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो ये आसान सा सवाल है, आप सभी को याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 1784 में जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो लागू किया गया था या पारित किया गया था। अगर हम बात करें तो हमारा ये जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारत में गवर्नर जनरल की परिषदों के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का जो है खुलासा करने के लिए कहा गया। तो ये जो मुख्यतः है वो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बातें थी। ठीक है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है अगले सवाल में। और ये सवाल जो है वो बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। तो द्वैत शासन का जनक आप सभी को पता है किसे कहा जाता है, तो सर लियोनल कॉर्टिस को कहा जाता है। सबसे पहले जो है इन्होंने ये व्यवस्था जो है वो ट्राई करी थी। ठीक है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि सर लियोनल कॉर्टिस के द्वारा जो है तो सबसे पहले द्वैत शासन शुरू किया गया था। ठीक है, इसीलिए इनको जो है द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें तो सर लियोनल कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। उनके द्वैत शासन संबंधी विचार जो है वो भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 का आधार बने थे। ठीक है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है क्वेश्चन और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा। कौन? लॉर्ड जॉर्ज। और इन्होंने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जो है जो इसमें सम्मेलन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड जॉर्ज जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। और ये वर्ष 1916 से जो है 1922 तक यूके के जो है या यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, ठीक है, या ब्रिटेन कह सकते हैं या इंग्लैंड कह सकते हैं, बात एक ही है, उसकी जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो आपका ये जो सवाल है देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है और बढ़िया सवाल है, किसी का ध्यान भी यहाँ नहीं गया था। ठीक है, तो मुद्दीमैन जो समिति थी उसको जो है द्वैध प्रणाली के ऊपर जो है अपना रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, द्वैध प्रणाली। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्दीमैन समिति या मुड़ीमैन समिति जो है वर्ष 1924 में
अलेक्जेंडर मुड्डीमैन के नेतृत्व में हुई थी और इस समिति को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे, शिवस्वामी अय्यर, आर.पी. पराजंपे और तेज बहादुर सप्रू व मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब की बार हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि इसके सदस्य में कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा शिवस्वामी अय्यर, आर.पी. पराजपे, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना। और इस समिति ने रिपोर्ट जो है वो 1925 में दी थी। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कि आधुनिक इतिहास से जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपसे कह रहा है कि उन्होंने जो है वो 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, या उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया और 94 आयु में उनकी मृत्यु हो गई, या 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए उन्होंने जो है वो 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने जो है वो 70 वर्षों तक जो है वो शासन किया। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये जो सवाल है आपका वो जो है बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं की एग्ज़ाम में 15/12/2023 को पूछा गया सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि मतलब भारतीय शिक्षा के साथ साथ जो है वो पाश्चात्य शिक्षा भी जो है वो ज़रूरी है। और स्वामी दयानंद ने जो है वो भारत भारतीयों के लिए का नारा दे दिया था। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने जो है वो विश्व धर्म संसद में जो है वो भाग लिया था। तो हमारा जो है वो तीनों विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, तीसरा भी सही है। इसलिए हमारा जो डी विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक वो सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आप सभी लोग जो है वो इसको कर सकते थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था और वर्ष 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है वो भाग लिया था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या भाईचारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसने जो है वो दुनिया को प्रेरित किया था। तो हमने सही आपको पहले ही बता दिया कि जो है कि इक्वलिटी और जो है तो फ्रांस का नारा क्या था, आप सभी लोग याद रखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता या भाईचारा जो है वो है फ्रांस की क्रांति का नारा था और इसने जो है वो पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और अधिकतर करके ये जो क्वेश्चन है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा जाता है। और जो भी भाई बहन हमारे जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री या अपना जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, जूनियर में, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो 9वीं 10वीं का जो है वो NCERT जरूर पढ़िएगा। और आप फ्रांसीसी क्रांति और रशियन रिवॉल्यूशन, इसके अलावा जो है हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उन सभी टॉपिक को जो है वो पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, थ्योरी भी बना दूंगा और MCQ फॉर्मेट में भी बना दूंगा, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। आपसे TRE में पूछा गया था कि जो है अमेरिका ने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग कब लिया था। ठीक है, आप पूछ सकता है कि रसिया जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग कब लिया या निकला। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो आप लोग जो है वो रशियन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और ये सब जो है वो 9वीं 10वीं के NCERT में दिया गया है, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये जो सवाल है हमारा BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या भाईचारा का नारा जो है वो फ्रांस की क्रांति
की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा जो था वो लुई 16वां था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा और बार बार पूछा जाता है कि लुई 16वां जो है किस वंश का था, और ठीक है, या निकोलस जार जो है वो जो रूस का तानाशाह था वो किस वंश का था। तो ये सब आपको पढ़ना है और ये सब आपको जो है वो 9वीं और 10वीं के हिस्ट्री के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खां के जो थे वो सबसे कटु आलोचक कौन थे। तो ये थे जमालुद्दीन अफ़गानी। ठीक है, जमालुद्दीन अफ़गानी जो है वो सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे। ठीक है, और ये जो सवाल है हमारा वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफ़गानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद खान ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और इसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसने कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और बहुत ही फेमस कथन है। इसको जो कहा था वो मैकाले ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, मैकाले ने कहा था, याद रखिएगा। जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए, मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए अंधविश्वासों का भंडार बताया और मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से भारतीय हो परंतु विचारों से और रुचि से जो है वो अंग्रेज हो। ठीक है, आजकल हमारे भारत में जो है वो वेस्टर्न कल्चर ही चल रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, ना रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं और सब जो है एकदम से पूरा अश्लीलता फैलती जा रही है। वेस्टर्न कल्चर के नाम पे जो है वो बहुत कुछ हो रहा है, तो आप सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे और जो अंग्रेज चाहते थे उन्होंने आज कर ही दिया एक प्रकार से। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा युग्म सही है। तो 1905 में जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था, हमारा सही है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि 1908 में जो है वो कांग्रेस में फूट हुई थी, तो ये हमारा गलत है। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस में फूट हुई थी और 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट जो है वो सत्याग्रह हुआ था। तो हमारा जो है तीसरा भी सही है, इसीलिए हमारा जो पहला और तीसरा विकल्प होगा, विकल्प सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कांग्रेस में फूट कब हुई थी, तो 1907 के जो है वो सूरत अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस में फूट हुई थी। नरम दल और गरम दल में जो है ये बट गए थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई थी। तो संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था। संथाल विद्रोह आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में हुआ था। 1855-56 इसके नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू थे। इसके अलावा जो है मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1900 के आसपास की घटना है, कहीं कहीं 1899 और 1900 मिलता है। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। ठीक है, किसने किया था आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत आंदोलन ये बुद्ध भगत या जतरा भगत के नेतृत्व में जो है वो किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले जो हुआ था ये 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हमारा संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी टीचर 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। संथाल विद्रोह आपको कमेंट करके आप क्या करिएगा कि कमेंट में लिख दीजिएगा कि संथाल विद्रोह 1855-56 और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 और ताना भगत आंदोलन 1914। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा और एक्टिविटी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स बना लीजिएगा और कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं नोट किया है अभी तक तो देखिए, संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था, और बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वो आपका 1900 में हुआ था, 1899 से 1900। और ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इन्होंने जो चलाया था खुदाई खिदमतगार आंदोलन, उसको हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते थे। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारा जो सवाल है वो BPSC CDPO प्री 2018 में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक पख्तून पत्रिका भी निकाली थी और वो पश्तो भाषा में थी, तो हो सकता है कि कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा पख्तून पत्रिका इनकी जो थी वो पश्तो भाषा में थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक के स्वयं लाल कुर्ती पहनते थे, जिसके कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने अब्दुल गफ्फार खां को फरब ए अफ़गान की उपाधि दी। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका जो है वो पश्तो भाषा में निकाली थी, जो बाद में 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये जो है वो 67वीं BPSC री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 2022 का, और आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो प्रथम जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले हुई थी, और उसके बाद जो नियमित जनगणना शुरू हुई वो 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है वो 1872 के लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है वो पहली बार जो है वो जनगणना प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1831 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में जो है वो सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो उनका नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था? तो जोरावर सिंह, ठीक है। कश्मीर के जो है ये डोगरा शासक थे, और गुलाब सिंह के सेना नायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 से 41 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सैन्य सफल अभियान का नेतृत्व किया, और 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान वो युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है वो कब नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये जो है वो 1877 में किया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो राज्य उपाधि अधिनियम जो पारित किया गया था उसके अंतर्गत जो है वो ऐसा किया गया था। तो 1877 में, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये 38वीं BPSC प्री 1992-93 का प्रश्न है, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया, और लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल, ठीक है, पड़ा, और सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर जो है वो करोड़ों रुपए का व्यय किया। इसीलिए जो है वो भारत की जनता काफ़ी नाराज़ थी, विशेषकर जब उस समय लोग भूख से मर रहे थे, अकाल पड़ रहा था, और यहाँ जो है वो उपाधि पर उपाधि दी जा रही थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, लईक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो है वो 48 घंटे तक चला, ठीक है। या कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो है साइन उस पर जो किया था वो 15/8/1947 को किया, और शाहनवाज भुट्टो जो है जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। या KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में जो है वो नियुक्त किया था, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा पहला लाइक अली निज़ाम जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये हमारा सही है। इसके अलावा जो है वो शाहनवाज भुट्टो जो है जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, हमारा ये भी सही है। और इसके अलावा जो है वो KM मुंशी को भारत सरकार ने जो है हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है।
ये भी सही है। अगर हम बात करें कि हैदराबाद के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन पोलो जो है वो 48 घंटे नहीं, वो 5 दिन चला था। कितने चला था? तो 5 दिन चला था, याद रखिएगा 5 दिन चला था। अगली बार अगर फिर से पूछ ले तो 48 घंटे नहीं, वो 5 दिन चला था। और कश्मीर ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है, या विलय पत्र जिसको हम बोलते हैं, उस पर जब साइन किए थे तो वो डेट कौन सी थी? तो 26 अक्टूबर 1947 थी। 26 अक्टूबर 1947 थी। तो ये भी याद रखिएगा। इसी वजह से जो है ये हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। और जो जो सब ऑप्शन सही है वो कौन कौन से हैं? तो पहला, चौथा और पाँचवा। तो पहला और चौथा और पाँचवा जो है हमारा ऑप्शन ए में है, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है, किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ठीक है, किसने कहा था? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं पे महात्मा गांधी नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं वो सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ रहेंगे या तीसरी शक्ति यहाँ रहेगी तो हमारे सांप्रदायिक मतभेद जो है हमें परेशान करते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो काम था वो फूट डालो और राज करो की नीति थी। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल है वो 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है होम रूल आंदोलन, ठीक है, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और मार्ले मिंटो सुधार। अब आपसे कह रहा है कि ऊपर की दी गई घटनाओं को जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम जो है वो सही है। एक प्रकार से आपसे कह रहा है कि इनको एक सीरियल वाइज में लगाइए, इनके जैसे कौन पहले हुआ था उसके बाद में कौन हुआ था। ठीक है, ऐसे करके। तो हम देखते हैं कि हमारा होम रूल आंदोलन जो है वो कब हुआ था। तो होम रूल आंदोलन जो है वो हमारा 1916 की बात है। अभी अप्रैल और मई भूल जाइए, केवल ईयर याद रखिए। 1916 में होम रूल आंदोलन चला था। सूरत विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह आपका जो है वो 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में आया था। तो अब आप मिला सकते हैं ना कि पहले स्थान पे कौन आएगा? तो पहला जो आएगा वो हमारा सूरत विभाजन आएगा, तो पहले 2 आ जाएगा। अब 2 आपका जो है वो 2 ऑप्शन में है, तो आपके बी और डी जो है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 आ गया, इसके बाद कौन सा आएगा? तो मार्ले मिंटो सुधार आएगा। 2 के बाद 4 आएगा, और 2 के बाद 4 जो है वो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको केवल 2 का ही पता होता तब भी आप जो है वो ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट करके अपना आंसर कर सकते थे। तो इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन जो है अब 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो हमारा 1918 में। हमारा अगला सवाल है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपको बताना है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो गरीबों में जो है सबसे गरीब होते हैं उनकी सहायता करना इसका उद्देश्य था। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया सवाल, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में से गरीब सबसे गरीब की सहायता करना था। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से जो है वो प्रभावित थे, कि जो भी सेवाएं हैं वो एकदम जो लास्ट की पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैं ये आपको पहले भी करा चुका हूँ। जो एम.एन. राय थे वो गए थे वहाँ पे जो है व्लादिमीर लेनिन से मिलने, और वहाँ जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ठीक है, देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा की गई थी। और एम.एन. राय के लेनिन के निमंत्रण पर जो है वो एम.एन. राय मॉस्को गए और वहाँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है। और आपका जो ये क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता से जोड़कर जो है उसको लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो सी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद
जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जो है आध्यात्मिक पिता कहा था। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये जो कुछ सवाल थे दोस्तों, ये हमारे आज के सेशन के सवाल थे और उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। इससे पहले हम जो क्वेश्चन आपको करा चुके हैं अलग अलग टॉपिक से, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो और उसके अलावा जो है चाहे वो हमारा असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सभी से जो हमने सारे क्वेश्चन जो है आपको करा दिए हैं और आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जब घटना चक्र की जो है वो हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम मैराथन लेके आपका रिवीजन भी करवा देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, एनसीईआरटी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाइए और हमारे साथ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ और बढ़िया सेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।